सोचिए, एक ऐसा देश, घने जंगलों वाला, जहां लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी। नहीं, यहां तो पूरा का पूरा एक राष्ट्र आग की लपटों में था। गांव के गांव जल रहे थे, खेतों में जहर बोया जा रहा था। और ये एक ऐसी तबाही थी जिसका दर्द पीढ़ियों तक महसूस होना था। और पता है, इस लड़ाई की कीमत सिर्फ फौजियों ने नहीं चुकाई, इसकी आग ने लाखों जिंदगियों को निकल लिया। वियतनाम की जो हरी भरी जमीन थी ना, वो हमेशा के लिए जहरीली हो गई। मतलब शुरू से ही माहौल बहुत बहुत ही दुखद और विनाशकारी था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, इस युद्ध की जड़ें ना, वो फ्रांसीसी राज के खत्म होने और उसके बाद जो देश का बंटवारा हुआ, उसी में छुपी थी। साल था 1954। इसी साल सब कुछ बदल गया। जिनेवा में एक समझौता हुआ जिसने वियतनाम को कागज पर, आप कह सकते हैं, बस कुछ वक्त के लिए बांटा था। लेकिन वो जो 17th पैरेलल लाइन थी, नक्शे पर खींची गई एक मामूली सी लकीर, उसने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि लाखों परिवारों को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में तोड़ दिया। और ये लकीर, ये सरहद सिर्फ नक्शे पर नहीं थी, ये तो लोगों के दिलों में खिंच गई थी। इसी बंटवारे ने, इसी राजनीतिक फैसले ने अलगाव और अविश्वास का ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसी ट्रेजेडी को जन्म दिया जिसने आगे चलकर एक भयानक गृह युद्ध की नींव रखी। और फिर हुआ ये कि ये लड़ाई सिर्फ वियतनाम तक सीमित नहीं रही। बहुत जल्द ये एक इंटरनेशनल वॉर बन गया। वो कोल्ड वॉर का जमाना था, कम्युनिज्म के फैलने का डर, और इसी डर ने अमेरिका को इस दलदल में खींच लिया, और फिर उसकी भागीदारी बस बढ़ती ही चली गई। साल 1964, गल्फ ऑफ टोंकिन की घटना। बस इसी एक घटना ने आग में घी का काम किया। इसने अमेरिकी मिलिट्री को वहां बड़े पैमाने पर उतरने का एक ऑफिशियल बहाना दे दिया। और बस बड़े युद्ध का दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था। जमीन पर एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई जिसका नाम था सर्च एंड डिस्ट्रॉय। सुनने में तो एक मिलिट्री ऑपरेशन लगता है ना, लेकिन असल में इसका मतलब ये था कि फौजियों और आम लोगों के बीच का फर्क खत्म हो गया था। सिर्फ शक की बुनियाद पर पूरे के पूरे गांव जला दिए जाते थे, तबाह कर दिए जाते थे। और ये तो जमीन की बात थी, आसमान में तो इससे भी कहीं ज्यादा दहशत थी। सोच कर देखिए, B-52 बॉम्बर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में जितने बॉम्ब गिरे थे, उससे भी ज्यादा विस्फोटक अकेले वियतनाम पे गिराए। नतीजा, जंगल, जानवर, इंसान सब एक साथ जल गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध ने एक और भी ज्यादा खौफनाक शक्ल ले ली, केमिकल वॉरफेयर की। एक जहर जिसका नाम था एजेंट ऑरेंज। कहा गया कि ये घने जंगलों को साफ करने के लिए है, ताकि दुश्मन छिप न सके। लेकिन इसने जमीन, पानी, हवा, हर चीज में जहर घोल दिया, और इसका असर इतना भयानक था कि आने वाली पीढ़ियां भी अपंग पैदा हुई। अब आते हैं साल 1968 पर। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा साल जिसने इस युद्ध को लेकर जो भी सोच, जो भी धारणाएं थीं, उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, वियतनाम में भी और अमेरिका में भी। इसे समझते हैं टेट ऑफेंसिव। ये अपने आप में एक अजीब विरोधाभास था। नए साल का जश्न चल रहा था, और तभी नॉर्थ वियतनामी सेना ने पूरे साउथ वियतनाम पर एक साथ अचानक हमला कर दिया। अब देखिए, मिलिट्री के हिसाब से तो ये फेल हो गया, उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने दुनिया को और खासकर अमेरिकी लोगों को ये साफ साफ दिखा दिया कि जीत के सारे दावे झूठे हैं, युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला। और इस हमले की सबसे भयानक तस्वीर वो ह्यू शहर में देखने को मिली। गली गली, घर घर खूनी लड़ाई हुई। एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर देखते ही देखते खंडहर बन गया। और इस पूरी तबाही के बीच में सबसे ज्यादा कौन पिसरा था? आम इंसान। और फिर दुनिया के सामने एक ऐसा सच आया जिसे वियतनाम वॉर का सबसे काला पन्ना कहा जाता है, माय लाए। यहां अमेरिकी सैनिकों ने बेकसूर गांव वालों, औरतों, बच्चों, सबका बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब ये खबर बाहर आई ना, तो इसने अमेरिकी समाज को अंदर तक हिला दिया। युद्ध के खिलाफ जो गुस्सा था, वो नफरत की आग में बदल गया, क्योंकि इस एक घटना ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। तो अब हम पहुंचते हैं इस युद्ध के आखिरी दौर में। इस फेज की पहचान थी फौज की धीमी वापसी, बहुत सारी पॉलिटिकल गेम्स और एक ऐसा पतन जो लगभग तय ही था। पता है, अब ये लड़ाई सिर्फ वियतनाम के जंगलों में नहीं लड़ी जा रही थी, ये टीवी के जरिए दुनिया भर के लिविंग रूम में पहुंच चुकी थी। लोग अपनी आंखों से इसकी क्रूरता देख रहे थे,
और इन्हीं तस्वीरों ने अमेरिका में एक बहुत बड़े एंटी वॉर मूवमेंट को जन्म दिया। फिर आया साल 1973। पेरिस में पीस अकॉर्ड साइन हुए। मतलब कागज पर तो शांति आ गई, अमेरिकी फौजियों का रोल खत्म होने लगा, लेकिन असल में ये शांति बहुत ही कमजोर थी। जैसे ही अमेरिकी सैनिक हटे, साउथ वियतनाम की सरकार की नींव हिल गई। 1975 में नॉर्थ ने आखिरी हमला शुरू किया और फिर शहर एक के बाद एक ढहने लगे और आखिरकार 30 अप्रैल 1975 साइगॉन का पतन हो गया। साइगॉन का गिरना, हाँ, मिलिट्री वॉर का अंत तो था, लेकिन जो इंसानी दर्द था, जो घाव थे, उनके भरने की एक बहुत लंबी और तकलीफदेह कहानी की तो ये बस शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि युद्ध ने पीछे छोड़ा क्या? एक ऐसी जमीन जो आज भी इतने सालों बाद भी अनगिनत जिंदा बमों से भरी पड़ी है, पानी और मिट्टी जो आज भी जहरीले हैं, और लाखों जिंदगियां जो या तो चली गईं या हमेशा के लिए बदल गईं। और हाँ, ऐसी यादें जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को डराती हैं। और यही तो सबसे दुखद सच्चाई है ना, कि वियतनाम की जमीन पर लगे जख्म वो तो शायद वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन इंसानों के दिलो दिमाग पर जो घाव लगे हैं वो शायद कभी नहीं भरते। तो आखिर में ये सोचें कि वियतनाम की ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी है या फिर ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग, कि जब सियासत, डर और आइडियोलॉजी किसी देश पर हावी हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले इंसानियत ही जलती है।